सोने का फ्रॉक और चांदी का केक। पूजा अपनी माँ ममता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कुछ साल पहले ही एक हादसे में ममता के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद ममता पूरी तरीके से अकेली हो गई थी और वह सिर्फ अपना सारा प्यार और ध्यान अपनी बेटी पूजा पर ही देती थी। पूजा शहर के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। पूजा के स्कूल चले जाने के बाद ममता घर का सारा काम खत्म करके अपने घर के पास ही एक छोटा सा दुकान खोलकर उसमें समोसे बेचने का काम किया करती थी। ममता को बहुत ही अच्छा समोसा बनाना आता था। पति के गुजर जाने के बाद ममता का समोसा बेचना ही कमाई का एकमात्र जरिया था और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा के स्कूल में विनीता नाम की एक लड़की पढ़ती थी। विनीता शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी थी। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज लड़की थी। वह हमेशा पूजा को परेशान करती और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। यह देखो, समोसे वाली की बेटी भी अब इतने बड़े स्कूल में पढ़ने आई है। घर पर रहकर अपनी माँ के साथ तू भी समोसे बेचा कर। यह पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। यह बोलकर विनीता अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगती है। विनीता, कौन सा काम हमारे बस का है और कौन सा काम हमारे बस का नहीं, यह बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने पढ़ाई की फिक्र करो। हम गरीब लोग एक टाइम भूखे रहकर भी पढ़ाई कर लेंगे। फिक्र तो तुम करो, जो इतने ऐसो आरामों के बाद भी हर बार हर सब्जेक्ट में 0 नंबर लाती हो। इतने में क्लास में टीचर भी आ जाती है। सबका होमवर्क चेक करने के बाद टीचर विनीता की खूब डांट लगाती है। विनीता, तुम फिर आज होमवर्क करके नहीं लाई? विनीता, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती हो। अरे, इस पूजा को देखो, बेचारी के तो पापा भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। तुम्हारे पास तो हर एक चीज की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। मैं लास्ट बार तुम्हें समझा रही हूँ, अगर इस बार भी परीक्षा में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सॉरी मैम, डैड को कुछ मत बताना, मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। विनीता की यह बातें सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। यह सब देखकर विनीता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। अरे, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई का भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस समोसे वाली की बच्ची को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन पूजा जब स्कूल से आती है तो रास्ते में ही विनीता अपने कुछ सहेलियों के साथ खड़ी होती है और वह पूजा को जोर से धक्का देकर उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है। अरे विनीता, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। अरे जा, मैंने तुम्हें कोई धक्का वक्का नहीं दिया है, समझी? खुद तो चलना आता नहीं है, आई बड़ी शिकायत करने वाली। तुम्हें बताओ फ्रेंड्स, क्या मैंने इस समोसे वाली को धक्का दिया है? नहीं विनीता, तुमने कोई धक्का नहीं दिया है। सुन लिया ना तुमने, मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया है। अब तू जिसे चाहे उसे जाकर बता दे। तेरी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है, समझी? यह सुनकर सभी बच्चे पूजा पर हंसने लगते हैं। पूजा को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुझे घूर क्यों रही है? चल निकल यहाँ से। पूजा गुस्से से वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। अरे, जरा तेवर तो देखो इस समोसे वाले की, कितनी अकड़ है इसमें। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसे जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी विनीता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक बार विनीता का जन्मदिन आता है। विनीता के घर वाले ने उसके घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था। विनीता जब सो ही रही थी तभी सभी लोग विनीता को विश करने आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने मॉम। बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। आज शाम को हम अपनी प्यारी लाडली बेटी के लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। अब जाओ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी इस पार्टी में इनवाइट कर सकती हो। विनीता तैयार होकर स्कूल चली जाती है।
अरे सुनो सभी लोग, आज शाम को मेरे घर में मेरे बर्थडे पार्टी है। मेरा ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सब आज शाम को मेरे घर पर जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तुम भी जरूर आना। ठीक है विनीता, मैं आ जाऊंगी। सुनो, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेना। शाम को पूजा अच्छे कपड़े पहनकर विनीता के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी सुंदर और अच्छी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर विनीता आ जाती है। क्यों गुनगुन, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तो तुमने जिंदगी में तो क्या कभी सपनों में भी नहीं देखी होगी। और हाँ सुनो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खा कर जाना। और यह जो तुम्हारे हाथ में सस्ता सा और घटिया सा गिफ्ट है ना, उसे बाहर डस्टबिन में डाल देना। मुझे तुम जैसे गरीब और छोटे लोगों के हाथ से गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझ गई? इतना बोलकर विनीता वहाँ से चली जाती है। पूजा को अपनी बेइज्जती होता देख बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में विनीता केक काटती है और सभी को केक सर्व करती है। पूजा कोने में दूर खड़ी देखते रहती है। तभी विनीता केक का एक टुकड़ा लेकर पूजा के पास आती है। पूजा, ये लो, केक खा लो। तुम्हारा तो बहुत मन कर रहा होगा ना? तुमने तो कभी इतना महंगा केक खाया भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज खा लो, ये लो। पूजा केक खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, विनीता केक को हाथ से छोड़ देती है और वह जमीन पर गिर जाता है। और विनीता उस केक को पैर से मसल देती है। ओफो, यह केक तो जमीन पर गिर गया। तुम एक काम करो, ये जमीन से उठाकर खा लो। बहुत हो गया विनीता, मैं गरीब हूँ लेकिन कुत्ता नहीं, समझ गई? ए, ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो खुद के जन्मदिन पर मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुम्हें केक खिलाऊं, वो भी इतना महंगा केक। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहेगी। विनीता, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम देख लेना, मैं इस बार अपने जन्मदिन पर तुमसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तुम भी मेरी जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देख लेना कि मैं इस बार अपना जन्मदिन किस तरह धूमधाम से मनाती हूँ, समझी? केक तो दूर, तुम्हारे घर में जन्मदिन पर चॉकलेट ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यह सुनकर पूजा गुस्से में रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है। पूजा को इतने गुस्से में देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है पूजा बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ, तुम मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाती हो, इसलिए सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, क्या इस बार आप मेरे जन्मदिन पर एक अच्छा सा फ्रॉक और एक बड़ा सा केक नहीं लाकर दे सकती? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी माँ भी किसी के माँ बाप से कम नहीं। आप मेरे लिए फ्रॉक और केक लेकर आओगी ना माँ? बस इतनी सी बात के लिए मेरी लाडली ने मुंह बना रखा है। अरे क्यों नहीं, देखना इस बार मैं अपनी लाडली बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए वो घेरा वाला फ्रॉक भी लेकर आऊंगी और बड़े वाला केक भी। अब चलो हंसो, हंसो मेरी रानी बिटिया। और फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन विनीता पूजा से कहती है, अरे ओ समोसे वाली, आज तो तेरा बर्थडे है ना, और तुझे अपनी शर्त याद भी है या भूल गई? मुझे बहुत अच्छे से याद है विनीता, आज मेरी माँ को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरी माँ बहुत सारे पैसे लेकर आएगी और फिर वो उन पैसों से मेरे लिए एक फ्रॉक और बहुत बड़ा केक लेकर आएगी। और शाम को तुम सब मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना और शाम को केक खा कर जाना। वहीं दूसरी तरफ पूजा की माँ बहुत सारे समोसे बना रही होती है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक विनीता की माँ होती है। विनीता अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, अरे मॉम, आपने किसी को समोसे का ऑर्डर दिया है? मॉम, ये छोटे और गरीब लोग बहुत ही घटिया तरीके से समोसे बनाते हैं। इनके समोसे खाकर आप बीमार पड़ सकती हो। मॉम, आप ये समोसे का ऑर्डर मना कर दो प्लीज मॉम। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद मधुरिमा समोसे लेकर आती है। ये लीजिए मैडम, आपके गर्मा गर्म समोसे। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आज मुझे जल्दी घर जाना है। काहे के पैसे? अरे जा जा, मुझे तेरे घटिया क्वालिटी के समोसे खाकर बीमार नहीं पड़ना है। मैं तो बस बढ़िया और महंगे रेस्टोरेंट के ही समोसे खाती हूँ। जा ले जा अपने समोसे यहाँ से। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए,
आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक फ्रॉक और केक लेकर जानी है। वो घर पर कब से मेरा इंतजार कर रही है। मालकिन, प्लीज मालकिन, ये समोसे ले लीजिए, ये मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, यकीन न हो तो खाकर देख लीजिए, प्लीज मालकिन। अरे तुम तो गले ही पड़ गई हो, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया ना, समझ नहीं आता क्या? अरे रामू काका, जरा बाहर का रास्ता दिखाओ इन्हें। यह सुनकर मधुरिमा उदास होकर अपनी समोसे की टोकरी लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगी? एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन समोसे को बेच लेती हूँ। समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो, समोसे ले लो। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और मधुरिमा का सारा समोसा गीला हो जाता है। हे भगवान, आपको जरा सी मेरी बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और बोलती है, अरे तुम्हारे समोसे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे ये समोसे दे सकती हो? माफ करना परी जी, ये समोसे अब खाने के लायक नहीं बचा है, ये बारिश में भीग गया है। एक मिनट रुको, अब बताओ। तभी परी जादू से सारे समोसे को फिर से ताजा कर देती है। अरे ये समोसे तो फिर से एकदम गर्मा गर्म हो गए। परी जी ये लीजिए, आप ये समोसे खा लीजिए। तभी परी वहीं पास ही बैठकर मधुरिमा के सारे समोसे खा लेती है। मधुरिमा, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मैं हर रोज तुम्हारी दुकान पर समोसे खाने आया करूँगी। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं परी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और फिर मधुरिमा परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी बोलती है, मैंने तुम्हारे हाथ के बने समोसे खाए हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है तो पार्टी तो बनती है, मुझे अपने साथ ले चलो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और फिर मधुरिमा परी को अपने साथ घर ले आती है। पूजा बेटा, ये देखो तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने कौन आया है। परी? वाओ माँ, आपने मुझे परी से मिला दिया, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। पूजा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और ये लो तुम्हारा छोटा सा जन्मदिन का तोहफा। तभी परी जादू से पूजा को एक बहुत ही खूबसूरत सोने का फ्रॉक देती है और फिर तभी जादू से वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चांदी का केक आ जाता है। कुछ ही देर में विनीता भी अपनी सहेलियों के साथ गुनगुन के घर आती है और इतनी आलीशान पार्टी देखकर हैरान रह जाती है। अरे पूजा, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं विनीता, ये सब तो मेरी परी दीदी ने किया है। और हाँ विनीता, आज मेरे जन्मदिन पर केक कटिंग के बाद नाच गाना खाना पीना सब है, तो आराम से एंजॉय करके जाना। तभी परी वहाँ आ जाती है और विनीता से बोलती है, विनीता, पूजा तुम्हारी तरह ही है, वह गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वह इंसान नहीं है, वह भी तुम्हारी तरह अपनी माँ की लाडली ही है। तुम्हें इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सब अपने अपनों के लिए बहुत ही खास होते हैं, तुम्हें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन के बाद से विनीता और पूजा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। मायापुरी गांव में चंदा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंदा बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ नीलम और पिता चंदन से बहुत प्यार करती थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चंदा और उसके पिता चंदन तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ नीलम को बहुत चोटें आती हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा माँ को बोलिए ना मुझसे बात करें। पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज माँ। अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा, अब कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? चंदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। चंदन अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन चंदा एक ही जिद लगाकर बैठी थी, मुझे माँ वापस ला कर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चंदा के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी बात नहीं करती है, ना ही कुछ बोलती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता चंदन को बहुत ही दुख होता है और वह दूसरी शादी करने का सोचता है ताकि चंदा को माँ की कमी महसूस ना हो। चंदन एक दिन ललिता नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर लेता है। ललिता की एक पहले से ही बेटी होती है, टीना। चंदन शादी के बाद ललिता और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चंदा बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा, ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको प्यार करेगी और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन भी मिली है, टीना। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा, ये तो सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत अच्छी है। लेकिन चंदा मुंह लटकाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर ललिता चंदा के कमरे में जाती है। चंदा बेटा, कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पे अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा? तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ बुरी होती है। अच्छा बाबा, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ की तरह हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चंदा बेटा, मेरे पास आओ मेरी बच्ची। माँ, सच में माँ? और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। ललिता चंदा को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चंदा ललिता से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे ललिता में अपनी सगी माँ सी ममता दिखाई देती है। अब ललिता अपनी बेटी टीना और चंदा को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में टीना को चंदा से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों माँ चंदा को इतना प्यार कर रही है। एक दिन ललिता चंदा के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आती है, जिसे देखकर टीना कहती है, माँ, मुझे धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा है। अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सारा प्यार इस मनुष्य चंदा से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर फ्रॉक लेकर आई हो, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह चंदा की बच्ची आपकी सगी बेटी हो। टीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चंदा और तुम में कोई फर्क नहीं किया। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो फ्रॉक लेकर आई थी। कल चंदा के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए आज फ्रॉक लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? हाँ, आप मुझे प्यार नहीं करती हो। जब देखो इस चंदा के आगे पीछे घूमती रहती हो। यह सब सुनकर चंदा बोलती है, टीना मेरी बहन, प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये फ्रॉक अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी फ्रॉक ले लूंगी। वाह चंदा, कितनी भोली बन रही है तू, जैसे कि तूने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार किया करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी पे पड़ा है, तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। इतना बोलकर टीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ललिता अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना के मन में चंदा के लिए पल रही नफरत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। चंदा और टीना एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चंदा और टीना दोनों अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था। घर आकर चंदा अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी टीना उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये चंदा की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर टीना एक खतरनाक प्लान बनाती है और चंदा को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चंदा भी खुशी खुशी टीना के साथ घूमने चली जाती है।
तभी टीना मौका देकर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चंदा को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चंदा दूर जाकर गिर जाती है और गलती से टीना का पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी चंदा कहती है, टीना मेरी बहन, ये सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो ये सब तुम्हारे ही साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बोलकर यह मेरे साथ क्या करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। टीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए चंदा से माफी मांगती है। चंदा अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। टीना की यह हालत देखकर ललिता को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से टीना की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वह अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चंदा कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनी। तुम्हें पता है मोनी, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और सैंडल पहनने से जो लंगड़ा भी होता है वो चलने लगता है। और वह जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई फ्रॉक की खेती में जाकर खूब सारे फ्रॉक और सैंडल लेकर आना चाहिए, और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं मोहिनी, यह सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच पाया है, और जो गया भी है वो अब तक वापस नहीं लौटा। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती हैं। मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊँ। दूर खड़ी चंदा गौर से उनकी बातें सुन रही थी, और वह उस जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए फ्रॉक और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। टीना ने जो भी गलती की है, मैं नहीं चाहती कि उसे इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर चंदा उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हो? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आई हो? कहीं तू जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों से फ्रॉक और सैंडल तो नहीं लेने आई है? अगर तू यहाँ फ्रॉक और सैंडल के लालच में आई हो तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई हो। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हा 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 हा। राक्षस जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों से एक फ्रॉक और सैंडल लेकर मुझे दे दो। मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो, फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर यहाँ आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत तक पहुँचाऊंगा। आओ मेरे साथ। चंदा खुशी खुशी राक्षस के साथ जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेतों की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती है वह सब राक्षस रोक लेता है, और चंदा आराम से जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों तक पहुँच जाती है। चंदा उस जादुई खेत में से एक फ्रॉक और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है, और घर आने के बाद चंदा अपनी माँ को जादुई खेत के जादुई फ्रॉक और सैंडल के बारे में बताती है। क्या चंदा मेरी बेटी, तू काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया है। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो।
देखा टीना, जिस सौतेली बहन से तू इतनी नफरत करती थी वह आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई फ्रॉक और सैंडल लेकर आई है। इतना सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाता है। चंदा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और तुम आज ये फ्रॉक और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो मेरी बहन। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। टीना मेरी बहन, जो हुआ वो भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और फ्रॉक पहन कर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। टीना जैसे ही जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनती है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। टीना को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।